हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सीमा अग्रवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ नर्व सेल, जिसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन हमने देखा कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है, जो कि पूरी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम को मैनेज करता है। जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में जितना भी हमको एक कोऑर्डिनेशन बिठाना होता है, उसमें नर्वस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो नर्वस सिस्टम होता है उसके दो पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके बारे में भी हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और यही मेन सेंटर होते हैं नर्वस सिस्टम के, जो कि पूरा आपका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को संभालता है। जो नर्वस सिस्टम होता है वो आखिर किससे बना होता है? तो नर्वस सिस्टम जो होता है, जो ब्रेन होता है या स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो स्पेशल प्रकार के सेल्स से बना रहता है, जिसको हम नर्व सेल्स या न्यूरॉन भी कहते हैं। तो ये नर्व सेल और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है, आज बेसिकली हम वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि नर्व सेल या और न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है या शेप होता है वो इस तरीके से होता है, और ये सारे पार्ट्स नर्व सेल के अंदर होते हैं। तो इसी को हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। नर्व सेल और न्यूरॉन। द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो हिस्सा है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वो स्पेशल प्रकार के सेल से बना होता है, जिसको हम न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स कहते हैं। मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स मिलके ही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है, न्यूरॉन्स। क्योंकि नर्वस सिस्टम जो भी फंक्शन करता है वो न्यूरॉन्स में एक्चुअली वो फंक्शन होता है, जो कि इन टोटलिटी माना जाता है कि नर्वस सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। इसी प्रकार से जो पूरा नर्वस सिस्टम होता है वो इन्हीं न्यूरॉन्स, इन्हीं नर्व सेल से मिलकर बनता है, इसलिए न्यूरॉन्स को हम नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, तो हर एक फंक्शन न्यूरॉन्स जो नर्वस सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, वो हर एक फंक्शन न्यूरॉन्स के अंदर होता है। अगर हम न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूरॉन्स में तीन मेन पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, साइटोन, जिसको हम साइटोन भी कहते हैं, नेक्स्ट है डेंड्राइट्स, एंड थर्ड वन है एक्सॉन। ठीक है, ये डायग्राम होता है, ये होता है आपका न्यूरॉन या नर्व सेल। आप देख रहे हो कि ये जो लोकेशन ये जो दिखा रहे हैं, ये जो हिस्सा है ये सेल बॉडी कहलाता है, इसी को हम साइटोन कहते हैं। ठीक है, ये लंबी सी जो टेल दिख रही है, ये यहाँ से ये एक्सॉन है, इसको एक्सॉन कहते हैं, और ये एक्सॉन के टर्मिनल एंड्स है। ठीक है, जो आपके साइटोन से या सेल बॉडी से ब्रांचेस निकली हुई हैं, इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। जो उसकी मेन ब्रांच होती है वो डेंड्रॉन कहलाती है, और फर्दर जो फाइनल ब्रांचेस होती है वो डेंड्राइट्स कहलाती है। तो जो साइटोन या सेल बॉडी होती है वो देखने में नॉर्मल एक सेल की तरह ही होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। तो उसको और डिटेल में हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो आपको याद रखना है कि जो न्यूरॉन होता है उसके तीन मेन पार्ट होते हैं, साइटोन या सेल बॉडी, उससे निकलने वाले डेंड्राइट्स और एक्सॉन। ठीक है, ये भी ये जो होता है ये इस तरीके से आपकी एक नर्व दूसरे नर्व में कनेक्टेड रहती है। मतलब एक नर्व एक एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट रहता है। एक न्यूरॉन की जो आपके एक्सॉन टर्मिनल्स है वो दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स के साथ ऐसे कांटेक्ट बना के रखते हैं, और इसी तरीके से पूरी तुम्हारी न्यूरॉन की चेन चलती चली जाती है। ठीक है ना, कि तुम्हारा एक ये जो ये इस तरीके से तुम्हारी एक जो तुम्हारी एक नर्व सेल है। ठीक है, और फिर इसके ये टर्मिनल एंड है, यहाँ पे तुम्हारा दूसरा आ जाएगा नर्व सेल, इसके ये डेंड्राइट्स होंगे, फिर इसकी एक चेन चलेगी, इसका टर्मिनल एंड होगा, फिर यहाँ पे दूसरा आपका आ जाएगा न्यूरॉन, और फिर इसकी एक चेन चलेगी और फिर इसका ये टर्मिनल एंड होगा। तो इस तरीके से तुम्हारे पूरा जो नर्वस सिस्टम होता है, ये जो नर्व्स होती हैं वो इस तरह के न्यूरॉन की चेन से कनेक्टेड रहती हैं। तो एक की जो एक्सॉन टर्मिनल होता है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ कांटेक्ट में रहता है। जैसे आप देख रहे हो कि ये वाली जो न्यूरॉन है, इसकी जो एक्सॉन टर्मिनल है वो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ कांटेक्ट में है। तो इस तरीके से पूरी चेन बनी रहती है, और इस तरीके से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स या
नर्व सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक एक पार्ट को हम ढंग से डिटेल में स्टडी करते हैं कि साइटोन क्या होता है, फिर डेंड्राइट्स और एक्सॉन का क्या रोल होता है। सेल बॉडी को जो हम पेरिकैरियन भी बोलते हैं, और उसका दूसरा वर्ड साइटोन भी है। पेरी मतलब जब पेरी कैरियन आपने बोला ना, पेरी मतलब होता है सराउंडिंग, कैरियन होता है न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस को जो बॉडी सराउंड करती है उसको पेरी कैरियन कहते हैं। जैसे कि आपने डायग्राम में देखा है, ये कि देखो ये जो हिस्सा है ये सेल बॉडी है ना, ये पूरा हिस्सा सेल बॉडी है। ये सेल बॉडी किसको सराउंड कर रहा है, न्यूक्लियस को सराउंड कर रहा है ना, इसलिए इसको हम पेरी कैरियन कहते हैं, मतलब द पार्ट ऑफ अ नर्व सेल विच इज सराउंडिंग द न्यूक्लियस। तो जो सेल बॉडी या जिसको हम साइटोन भी कहते हैं, इट कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म। जो सेल बॉडी होती है एक नॉर्मल सेल की तरह ही होती है ठीक है, इसके बीच में न्यूक्लियस होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्म जो लिक्विड भरा रहता है वो लिक्विड इसमें भी पाया जाता है। बहुत सारे सेल ऑर्गेनील्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आपका और भी जो राइबोसोम्स वगैरह है, ये सारे भी इसमें पाए जाते हैं। जैसे ये आप डिटेल स्ट्रक्चर देख रहे हो साइटोन का, इसमें आप देख रहे हो कि आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, और भी जो पार्ट्स होते हैं और भी जो ऑर्गेनील्स होते हैं वो आपके सेल बॉडी में या साइटोन में उसी तरीके से पाए जाते हैं जैसे कि एक नॉर्मल सेल में पाए जाते हैं। हाँ, लेकिन जो साइटोन होता है उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। जो सेंट्रोसोम, ये जो लिखा हुआ सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो साइटोन होता है वो अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी को लॉस कर चुका होता है, मतलब ये अब फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं। तो क्या लिखा है, इट हैज ऑल द सेल ऑर्गेनीज लाइक अदर सेल्स, ओनली द सेंट्रोसोम इज एब्सेंट एज इट हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि नर्व सेल के साइटोन में कौन सा ऑर्गेनील नहीं पाया जाता है, तो आप लिखोगे सेंट्रोसोम। उसका रीजन ये है क्योंकि जो नर्व सेल होता है उसकी जो एबिलिटी है डिवाइड करने की वो खत्म हो चुकी होती है, वो डिवाइड नहीं करता है, इसलिए सेंट्रोसोम का कोई रोल इसमें नहीं होता है। इसलिए न्यूरॉन में या नर्व सेल में साइटोन, न्यूरॉन या नर्व सेल के साइटोन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। बाकी सब चीजें एज इट इज पाई जाती है, जैसे आप देख रहे हो न्यूक्लियस भी है और अदर ऑर्गेनील्स भी इसके अंदर होते हैं। ठीक है, आई होप आपको साइटोन समझ में आ गया हो। साइटोन जो होता है न्यूरॉन का, वो नॉर्मल सेल की तरह ही होता है। इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, बीच में न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनील्स पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, गोल्गी बॉडीज या राइबोसोम्स वगैरह। लेकिन हाँ, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, क्योंकि सेंट्रोसोम की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो न्यूरॉन होता है या नर्व सेल होता है उसमें डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं होती है। जो सेकंड पार्ट है आपका न्यूरॉन का या नर्व सेल का, वो है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स यानी कि डेंड्रॉन जो वर्ड है ट्री ऑफ ब्रांच को रिलेट करता है। ठीक है ना, ट्री ऑफ ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने देखा जो डेंड्राइट्स होते हैं वो ऐसे ही लगते हैं जैसे पेड़ की ब्रांचेस निकली हुई हैं, है ना। देखो ये जो हिस्सा है इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। ये आपकी जो ब्रांचेस निकली है यही डेंड्राइट्स कहलाती हैं। चूंकि ये देखने में बिल्कुल ट्री की ब्रांचेस की तरह लग रही है, इसलिए इसका नाम डेंड्राइट पड़ा है। These are branch cytoplasmic projections of the cell body। जो साइटोप्लाज्म है ना, वो उसी ने प्रोजेक्शन ऐसा कर लिया है। ठीक है ना, ये आपका जो साइटोन है इसी में से ये ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन होके आ गया है, और ये तुम्हारे डेंड्राइट्स का रूप इसने ले लिया है। ठीक है ना, इस तरीके से तो ये साइटोप्लाज्म का ही प्रोजेक्शन है, और इस तरीके से ये ब्रांचेस बन गई हैं, और इसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। फिर जो मेन वाली जो ब्रांच होती है वो डेंड्रॉन कहलाती है। जैसे आप इसमें देख रहे हो, तो ये जो मेन जो निकली है वो डेंड्रॉन कहलाएगी। ठीक है, और डेंड्रॉन फर्दर आपकी फाइनल ब्रांचेस में टूट जाती है, इसको हम डेंड्राइट कहते हैं। राइट, तो ये वाला हिस्सा बीच वाला दिखा रहा है सेल बॉडी का, साइटोन का, जिसके साइटोप्लाज्म ने इस तरह के ब्रांचेस का रूप ले लिया है, और जिसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। कंट्रोल होता है डेंड्राइट का, दे कंडक्ट नर्व इंपल्सेस टू द साइटोन। है, ये साइटोन तक नर्व इंपल्सेस लाते हैं। जैसे हमने पिछले वाले डायग्राम में देखा था कि जो नर्व सेल्स क्या होते हैं, एक चेन बनाते हैं। ठीक है, ये ऐसी चेन बन जाती है, ये इसकी टर्मिनल एंडिंग हो गई, फिर दूसरा है, फिर उसकी ये, फिर ये इसकी टर्मिनल एंडिंग हो गई, फिर तीसरा है, फिर इसकी टर्मिनल एंडिंग हो गई। अच्छा, इन सब के क्या निकले हुए हैं, डेंड्राइट्स निकले हुए हैं। तो ये डेंड्राइट्स जो होते हैं, जैसे इसने जो नर्व इंपल्स लिया, वो दूसरे वाले नर्व सेल की डेंड्राइट्स उस इंपल्स को कैच कर लेंगे और साइटोन तक पहुंचा देंगे। फिर साइटोन उसको एक्सॉन से पास ऑन करके अपने टर्मिनल एंड में पहुंचाएगा। फिर दूसरा आपका न्यूरॉन की डेंड्राइट इसके कांटेक्ट में होगी, तो वो नर्व इंपल्स जंप करके तो आपकी नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसकी डेंड्राइट में चले आएगा। इस तरीके से बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक नर्व इंपल्स
ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है, तो इसका क्या फंक्शन है, दे कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस टू द साइटोन, क्योंकि उसने नर्व इम्पल्सेस यहाँ से ली और साइटोन में यहाँ पर उसने दे दी। ठीक है ना, नर्व इम्पल्सेस यहाँ से उसने कलेक्ट करके साइटोन में दे दी, फिर साइटोन एक्सॉन को पास करेगा और फिर ये टर्मिनल एक्सॉन के टर्मिनल्स में पहुंच जाएगा। एक्सॉन के टर्मिनल में दूसरी आपकी न्यूरॉन अटैच है, तो उस दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स इस नर्व इम्पल्स को ले लेंगे और अपने साइटोन को दे देंगे, फिर वो साइटोन एक्सॉन को दे देगा और फिर वो टर्मिनल एंड में जाएगा और ये चेन कंटिन्यू रहती है और इम्पल्स बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंच जाता है, या सेंस ऑर्गन से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाता है, या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज देते हैं तो वो सेंस इफेक्टर ऑर्गन या मसल्स तक पहुंच जाता है। ठीक है, थर्ड हिस्सा जो होता है नर्व सेल का वो होता है एक्सॉन। एक्सॉन इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से एक लंबी सी टेल निकली रहती है, इसको एक्सॉन कहते हैं। ये छोटी भी हो सकती है और कई मीटर लंबी भी हो सकती है। ठीक है, ये जो टेल देख रहे हैं ये आपको यहाँ से यहाँ तक, जो ये सेल बॉडी है, ये डेंड्रॉन डेंड्राइट्स है, और ये जो लंबी सी टेल दिख रही है ये एक्सॉन, ये हिस्सा एक्सॉन कहलाता है। और एक्सॉन का ये जो एंड होता है ना, ये एक्सॉन का एक्सॉन टर्मिनल्स कहलाते हैं। ठीक है, in most neurons, the axon is surrounded by a white insulating sheath called myelin sheath or medullary sheath, which is covered by an outermost thin sheath called neurulema. आप देख रहे हो कि ये एक्सॉन जो अंदर तुम्हें थ्रेड दिख रहा है ना, ये एक्सॉन है आपका। इसके ऊपर आपको एक कवरिंग दिख रही है ना येलो कलर की, ये एक्चुअली में है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ को ही मेडुलरी शीथ भी बोलते हैं। मेडुलरी शीथ के बाहर लेयर होती है जिसको हम न्यूरिलेमा कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो एक्सॉन है, जैसे आप डायग्राम में देखोगे तो आपका जो एक्सॉन है, देखो जैसे ये हमने डायग्राम बनाया, ये अपना सेल बॉडी है और ये आपका एक्सॉन है। एक्सॉन के ऊपर इस तरीके से माइलिन शीथ की कवरिंग चढ़ी रहती है और इस तरीके से ये ऐसे कवर बना रहता है। ये इसको माइलिन शीथ या मेडुलरी शीथ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, इसके मेडुलरी शीथ के ऊपर भी एक लेयर होती है जिसको हमने न्यूरोलेमा कहा है। ठीक है, ये न्यूरोलेमा कहलाता है। क्यों होती है ये आपकी एक्सॉन जो होती है इसके ऊपर मेडुलरी शीथ या न्यूरोलेमा क्यों चढ़ा रहता है, ताकि जो सिग्नल ये नर्व सेल लेके जा रही है वो सिग्नल आपका रास्ते में यहाँ वहां लॉस्ट ना हो, पूरा का पूरा सिग्नल दूसरी न्यूरॉन तक पहुंचे। ठीक है ना, आपने देखा है कि आपके इलेक्ट्रिक वायर्स भी होते हैं, उसके ऊपर भी आपकी जो कॉपर का वायर होता है उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग रहती है। उसका भी रीजन यही होता है कि उसके जो सिग्नल्स है वो यहाँ वहाँ रेडिएट ना हो और मतलब वो प्रॉपर तरीके से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। वही कारण होता है कि जो एक्सॉन होता है उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग शीट लगी रहती है जिसको हम माइलिन, MYELIN, माइलिन या मेडुलरी शीट कहते हैं, और इसके ऊपर एक आउटर मोस्ट थिन शीट लगी रहती है जिसको हम न्यूरोलेमा कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका पूरा जो न्यूरॉन है या नर्व सेल है, इसका ये पूरा स्ट्रक्चर है। तो देखो सारे पार्ट्स को लेबल करना सीखो, क्योंकि डायग्राम में आ जाता है और पूछा जाता है कि लेबल द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल। तो आपको देखो कि ये जो साइटोन कहलाता है, फिर साइटोन से यहाँ तक का हिस्सा आपका एक्सॉन कहलाता है और ये एक्सॉन की एंडिंग कहलाती है। साइटोन के अंदर जो सेंटर में है वो न्यूक्लियस है, इसकी जो ब्रांचेस निकली है, जो मेन ब्रांचेस वो डेंड्रॉन कह रहे हैं, जबकि जो फाइनल ब्रांचेस है वो डेंड्राइट्स कह रहे हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर आपको एक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, उसको नेसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं, और जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन के ऊपर कवरिंग होती है उसको कहते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ के ऊपर भी कवरिंग होती है जिसको हम न्यूरोलेमा कहते हैं, और आपका इस यहाँ पर भी आपका न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, और फिर आपने देखा कि एक एक माइलिन शीथ और दूसरी माइलिन शीथ के बीच में गैप होता है। देखो ये आप जो इस डायग्राम को डिटेल में देख, बड़े अच्छे से दिखाया है। अंदर जो वायर जा रहा है ना, अंदर से जो ट्यूब जा रहा है वो एक्सॉन है। एक्सॉन के ऊपर आप देख रहे हो कवरिंग चढ़ी हुई है, जो कवरिंग चढ़ी हुई है उसको माइलिन शीथ कहते हैं, और माइलिन शीथ के बाहर भी एक जो कवरिंग चढ़ी होती है उसको न्यूरोलेमा कहते हैं। एक माइलिन शीथ और दो माइलिन शीथ के बीच में एक गैप होता है जिसको हम नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको और अच्छे से डिटेल में मैंने दिखाया। बाहर वाली लेयर माइलिन शीथ, अंदर वाली लेयर माइलिन शीथ, और उसके बाहर वाली लेयर जो होती है वो न्यूरोलेमा कहलाती है। पॉइंट इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाएगा कि इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसका नाम क्या होता है, तो आपको नाम याद रखना है, माइलिन या मेडुलरी शीथ, और उसके ऊपर न्यूरोलेमा। ठीक है, नाउ द माइलिन शीथ शोज गैप थ्रू आउट द लेंथ व्हिच आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर। हमने देखा कि एक माइलिन शीथ और दूसरे माइलिन शीथ के बीच में गैप दिख रहा है, एक और दूसरे के बीच में छोटा सा गैप दिख रहा है,
ये जो छोटा सा गैप दिख रहा है ना, यही नोड ऑफ रेनवीयर कहलाता है। ठीक है, देखो इसको देखो, ये एलनार्ड से दिखा है, ये आपके अंदर से जो ये ब्राउन कलर का जा रहा है ट्यूब, वो एक्सॉन है, उसके ऊपर जो कवरिंग है वो माइलिन शीट की है, और दो माइलिन शीट के बीच में गैप है जिसको हम नोड ऑफ रेनवीयर कह रहे हैं। Some axons have side branches called collaterals. कभी-कभी वैसे तो एक्सॉन ऑलमोस्ट स्ट्रेट रहता है, लेकिन कभी-कभी इसकी ब्रांचेस निकली रहती हैं। तो जैसे ये जो ब्रांच निकली है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका कोलेट्रल्स कहलाता है। इसको हम एक्सॉन कोलेट्रल भी कहते हैं। ठीक है ना, ये आपका सेल बॉडी है, डेंड्रॉन है, डेंड्राइट्स है, न्यूक्लियस है ना, ये पूरी जो टेल जा रही है वो एक्सॉन है, उसके ऊपर जो कवरिंग है वो आपकी क्या की माइलिन शीट की है, उसके ऊपर न्यूरोलमा है। अगर ब्रांच जो अगर निकली है एक्सॉन की, तो उसको कोलेट्रल आप कहोगे। ठीक है, और ये एक्सॉन के टर्मिनल एंड्स है। बड़े अच्छे से उसको तैयार, क्योंकि ये ड्रॉ करने के लिए भी आता है और उसके पार्ट्स लेबल करने के लिए भी आते हैं। आप कोलेट्रल समझ गए ना, एक्सॉन की अगर कोई ब्रांच निकली है तो वो कोलेट्रल कहलाती है, जैसे कि इस केस में भी। फिर इसके भी टर्मिनल एंड्स होते हैं, जैसे कि मेन एक्सॉन के टर्मिनल एंड होते हैं, ऐसे उसके भी होते हैं। ठीक है, नाउ the end portions of the axons have swollen ends like bulbs that store certain chemicals called neurotransmitters. ये जो एक्सॉन के जो टर्मिनल एंड्स है ना, इनकी तो आप देखो एंड में सोलन यानी कि फूला सा हिस्सा है। इसमें से एक केमिकल निकलता है जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, राइट। जो आपका एक्सॉन है उसके टर्मिनल एंड है, उसके बीच में ये उसके जो एंड्स होते हैं वो सोलन रहते हैं, और वो एक केमिकल रिलीज करते हैं, उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और यही न्यूरोट्रांसमीटर्स नर्व इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में पास ऑन करता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो, ये इसने इसके नर्व एंडिंग में ये ट्रांसमीटर निकाला, इसी ट्रांसमीटर को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और इसने इसको रिलीज किया और दूसरे न्यूरॉन ने इसको रिसीव कर लिया, इसलिए ये ट्रांसमीटर जिससे निकल रहा है न्यूरोट्रांसमीटर, उसको ट्रांसमीटर न्यूरॉन कह रहे हैं। जिस न्यूरॉन ने इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव किया उसको रिसेप्टर बोल रहे हैं। इस तरीके से ये चेन में पास ऑन होता चला जाता है। The end portion of the axons have swollen ends like bulbs that store certain chemicals called neurotransmitters. ये word, ये नेम याद रखना, ये पूछा जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। इसमें देख लो और अच्छे से इसी पोर्शन को एनलार्ज करके दिखाया है ना, दो उसका। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये यहाँ से ओपनिंग हुई और ये आपका बीच में रिलीज हो गया। तुम देखो दो न्यूरॉन के बीच में एक जो गैप है उसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, है ना। एक ये न्यूरॉन है, ये दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट है, इसके बीच का जो गैप होता है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है, राइट। और इसी स्पेस को हम साइनेप्स भी कहते हैं, उसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। Axon terminals are closely placed near the dendrites of another one or more neurons but are not connected. अच्छा, एक एक्सॉन टर्मिनल दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के पास होता है, लेकिन ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं रहते, कनेक्टेड नहीं रहते हैं, बस पास पास रहते हैं। ये जो बीच में जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट आया था ना, वहां पर पहली वाली न्यूरॉन ने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर लेती है, और वहां से उस साइनेप्टिक क्लेफ्ट से दूसरी जो न्यूरॉन के डेंड्राइट्स होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव कर लेते हैं। आप देख रहे हो ना, ये वाली न्यूरॉन दूसरे वाली न्यूरॉन से चिपकी हुई नहीं है, ज्वाइंट नहीं है, इसके बीच ये बस पास पास रहती है। इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। इसने न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट किया और दूसरी वाली के डेंड्राइट्स ने उसको रिसीव कर लिए। तो इस जो गैप रहता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, राइट। Axon terminals are closely placed near the dendrites of another one or more neurons but are not connected. Gaps in between are called synaptic cleft. देखो इस वाली देखो, ये एक न्यूरॉन की चेन चली जा रही है, दूसरे न्यूरॉन की चेन चली जा रही है, इसके एक्सॉन टर्मिनल दूसरे के डेंड्राइट्स के बीच में मतलब दूसरे के डेंड्राइट से कनेक्टेड हैं, ठीक है ना, लेकिन ये टच नहीं करते हैं, इनके बीच में गैप होता है, उसी गैप को हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं या साइनेप्स कहते हैं हम। इसी को मैंने और उसको एलैबोरेट करके देखा, तो ये डायग्राम से आपको बहुत क्लियर होगा। ये पहली वाली न्यूरॉन है, उसके टर्मिनल एंड्स है, ये दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स है, इनके बीच का में कांटेक्ट है, तो इसके ये तुम्हारे एक्सॉन टर्मिनल है, और ये तीसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स है। इस तरीके से चेन चलती चली जाती है पूरे बॉडी में। ठीक है, आई होप आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम साइनेप्स को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।